अब स्टार्ट करते हैं अपना जावा में जो बेसिक्स इंट्रोडक्शन था वह कंपटीशन। अगर अपन बात करें तो जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं छोटे मोटे क्वेश्चंस या इजी क्वेश्चन जो आते हैं उसके फीचर से भी आ जाते हैं, और उसमें भी अगर थोड़ा डेप्थ में जाएं तो उससे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। जैसे मैंने कल रबस्ट वगैरह की बात करी, गार्बेज कलेक्टर की बात करें, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब थोड़ा कंटिन्यू करते हैं जावा को समझने के लिए जो प्राइमरी नीड है ना हमारे पास, मतलब मैं ये कहूं कि अगर जावा में काम करना है, बातें ना करो सरपंच साहब, आगे आ जाओ आप। ये तू लड़कियों की तरह मेहंदी लगाता है हाथों में क्या? चल अकेले मत रहना। चलिए, अकेले में फिर देख मैं बहुत ज्ञान दे दूंगा तो पागल हो जाएगा। चल, हाँ। तो अब देखिए, अगर जावा की जो हमने कल इंट्रोडक्शन की बात करी कि साहब इसका भी ये लेटेस्ट वर्जन है, ये एडिशंस हैं, ये सारी एप्लीकेशन बन सकती हैं, ये फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन जावा में काम करने के लिए सबसे नेसेसरी जो सॉफ्टवेयर है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। उसके विदाउट आप जावा कहीं पर भी रन नहीं कर सकते। ना तो आप जावा का कोई कोड रन कर सकते, ना कोई सॉफ्टवेयर नहीं रन कर सकते। मतलब एक प्रोग्राम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है, समझ रहे हैं? जब आपके लिए आपके अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक कर रहा हो, तो बेसिकली जावा का जो सॉफ्टवेयर हो, चाहे जावा की आप कोडिंग कर रहे हो या जावा का कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसके लिए जावा का एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो नेसेसरी होता है, जिसको अपन जेडीके कहते हैं। जिस कंप्यूटर में अगर आप काम कर रहे हो, जेडीके का एक जेवीएम नहीं है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में अगर जावा की आपने एप्लीकेशन बना रखी है तो उसको रन करने के लिए आपको क्या चाहिए? जेवीएम चाहिए। या आप बनाना चाहते हैं तो आपको जेवीएम तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको उसकी लाइब्रेरी भी चाहिए, साथ में आपको जेआरई भी चाहिए। तो ये सब कुछ आपको कहाँ पे मिलेगा? एक सॉफ्टवेयर में मिलेगा, और उसे कहते हैं जावा का जेडीके। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आज हमें जेडीके को समझना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहाँ पे उस डिवाइसेस में हम सिर्फ उसका डेवलपमेंट नहीं करते, डिजाइन एंड डेवलपमेंट नहीं करते एप्लीकेशन का, सिर्फ उसको रन करते हैं, तो उसमें पाया जाएगा जेवीएम। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आपके हाथ में जितने भी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं उन सब में जेवीएम है, सब में जेवीएम है। अब उन सब में जावा की जो बेसिकली जो लाइब्रेरीज हैं वो सब एक्सट्रैक्ट हो रही है। मतलब जावा का जब सॉफ्टवेयर रन होगा तो जेवीएम में ही वो एक्सट्रैक्ट होगा, जेवीएम में वो इंटरप्रेट होगा, जेवीएम में वो लोड होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो मतलब कहने का मतलब है ओवरऑल चल कहाँ रहा है, वो जेवीएम में चल रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने कंप्लीट पीसी की बात करूं, अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में हूं, मैं उसे डिजाइन भी करना है, डेवलप भी करना है, और मुझे उसे चलाना भी है, तो कहने का मतलब है मुझे कंप्लीटली क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? जेडीके। अब जेडीके कैसे इंस्टॉल होता है उसका प्रैक्टिकल सेशन भी मैं आपको साथ के साथ में बता दूंगा अभी। ठीक है, अगर अभी समय बचा कंप्लीट होने में ठीक है, अदरवाइज इसका जो प्रोसेस है थोड़ा प्रैक्टिकल के साथ चलेंगे तो आपको चीजें और भी अच्छी दिखेंगी। तो अब अपन हेडिंग डालेंगे जेडीके, ठीक है? तो हेडिंग डालेंगे जेडीके। अब देखिए, जेडीके जो है इसका जो पूरा नाम है वो आप लिख लीजिए, स्टैंड फॉर, इसको कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट कहते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? डेवलपमेंट किट कहते हैं। आ रही है बात समझ में? अब देखिए, ये जो डेवलपमेंट किट है ना, अब ये होता क्या है, ध्यान देना, इसकी दो लाइनें लिख रहा हूं। जेडीके एक जावा, या अपन इसको ऐसे लिखेंगे, जेडीके एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जेडीके सॉफ्टवेयर का यूज जावा एप्लीकेशंस को डिजाइन एंड डेवलप और रन करने के लिए
रन करने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी हम काम करेंगे ना जावा में, वो किसके माध्यम से होगा? जेडी के माध्यम से होगा। ठीक है, इसको सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, कभी कभी इसको टूल भी कह देते हैं, इसको जावा टूल भी कह देते हैं। ठीक है, मतलब टूल कह देते हैं, या इसको टूल किट भी कह देते हैं। मतलब ये जावा के एक तरह, जैसे आपकी गाड़ी रिपेयर होती है तो मैकेनिक क्या कहता है, अपना टूल लेके आ जाओ। दैट मीन्स उसमें क्या है, उसके सारे स्क्रू ड्राइवर्स हैं, स्क्रूज हैं, समझ रहे हैं, जिनकी हेल्प से वो क्या कर रहा है, गाड़ी को रिपेयर कर रहा है। तो कहने का मतलब है जावा का क्या है, एक टूल किट है, जहां पे आपको क्या क्या मिलता है। अब देखिए, जब भी आप जावा की कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे, चाहे आप उसे डिजाइन कर रहे हो, चाहे डेवलप कर रहे हो, चाहे रन कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ जावा लाइब्रेरी, मतलब जावा की लाइब्रेरी होंगी तो ही आप ये सब कुछ कर पाओगे। आ रही बात समझ में? और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जेडीके का जो बेसिकली अगर कंपोनेंट देखें, जो मेन कंपोनेंट होते हैं, उन सब की रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जैसे आपने कहा कि जेडीके के अंदर क्या क्या है, तो जेडीके के अंदर फर्स्ट लेयर में मिलता है जेआरई, सेकंड लेयर में मिलता है आपका जेवीएम, अब जेवीएम की लेयर में मिलता है जिट, और जेआरई और जेवीएम के आसपास यानी उनके मिड में जो मिलता है वो जावा लाइब्रेरी और क्लासेस मिलती हैं। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब इस तरह का इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जेडी के यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, बेसिकली इसके कुछ मेन कंपोनेंट है, उनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो कौन कौन से मेन कंपोनेंट उनकी बात करेंगे, लाइनें उतार ली। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे जेडी के मेन कंपोनेंट। तो देखिए इसके मेन कंपोनेंट जो होंगे, अब देखिए इसके जो मेन कंपोनेंट है, देखिए सर अगर मैं ऐसे कहूं कि ये आपका एक जेडी के सॉफ्टवेयर है, ये आपका एक, ये हमने कहा कि साहब ये जेडी के एक सॉफ्टवेयर है, यह आपका एक सॉफ्टवेयर हो गया। अरे बात समझ में? अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम बात करें तो आपके पास क्या है, JRE है। आ रही बात समझ में? आपके पास क्या है, एक JVM है। आ रही बात, इसको अपन ऊपर लिख देते हैं। ये आपके पास क्या है, एक JVM है। यहां पे इसके पास एक क्या है, JIT है। डिजाइन या डायग्राम अकॉर्डिंग टू रेफरेंसेस बुक, अकॉर्डिंग टू वेबसाइट बुक्स, आपके कुछ भी हो सकते हैं, बस आपको समझना है कौन का काम क्या है। तो आप ऐसे समझो कि जेडीके का जो मेन पार्ट होता है वो जेआरई होता है। जेआरई जो क्या करता है, रन टाइम जो इन्वायरमेंट देता है वो किसको देता है, जेवीएम में। मतलब जो जेवीएम में चलने वाला प्रोग्राम है उसको इन्वायरमेंट देने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, जेआरई की होती है। जेआरई के अंदर क्या होता है, जो इसे इंटरप्रेट करता है, जेआरई के अंदर यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जिट भी होता है और एक लोडर भी होता है, बट मैंने सिर्फ जिट लिखा क्योंकि एक मेन कंपोनेंट आता है, जेवीएम का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, अगर अपन उसकी बात करें यहाँ पे होती है, और अगर पे बात करें तो उसकी क्या होती है, तो ये बेसिकली एक जेडी के सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर होता है। मतलब जावा का कोई भी सॉफ्टवेयर जब मतलब चलेगा या कोई भी प्रोग्राम होगा तो बेसिकली वो चलेगा कहाँ पे, जेवीएम में। लेकिन वो हेल्प किसकी लेगा, लाइब्रेरीज की। कहने का मतलब इस जेवीएम को ये पूरा इन्वायरमेंट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जेआरई की। हाँ भाई, कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, लाई आ जाइए, चाहे कौन सी क्लास काम में ले रहे हो आ जाइए। तो इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ड्यूटी किसकी होती है, जेआरई की होती है। अरे बात समझ में? ये बात तो तय है कि 70% प्रोग्रामिंग पहले से हो रखी है। मतलब हमें अगर हलो करना है तो सिर्फ HELLO ही लिखना है, सब क्या है, प्री कोडेड है। तो मतलब वो क्या है, हमारी लाइब्रेरी है। अब अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज उनको क्या रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है किसी फोल्डर में, तो उसको पैकेज नाम दे दिया, या उसको हेडर फाइल नाम दे दिया, उसको लाइब्रेरी नाम दे दिया। तो कहने का मतलब है ये सब इन्वायरमेंट या ये सारी चीजें प्रोवाइड करने का काम किसका होगा, जेआरई का होगा। तो इनको एक एक करके अपन समझेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर है। दूसरा अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये जेडी के सॉफ्टवेयर है, ये हमारा हो गया, जैसे जेडी के हो गया, ये तो हो गया हमारा क्या, जेडी के हो गया। ये हमारा
आ रही बात समझ में? हो गया, जेवीएम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, यहां पे जिट हो गया और लोडर हो। ऐसे हमारे पास ये जेडी के सॉफ्टवेयर बना हुआ है। आ रही बात समझ में? तो आप देखें कि जो ये कंप्लीट ये सारी चीजें, तो इसको क्या कह देते हैं कि साहब ये जेडीके है। जेडीके के अंदर सबसे पहली लेयर में कौन आ रहा है, जेआरई। जेआरई के बाद कौन आ रहा है, जेवीएम। जेवीएम के बाद क्या आ रहा है, जिट और लोडर। तो इस तरह के हमारे जेडीके सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस तरह से वो कवर होता है। ठीक है, तो अब एक एक करके अपन पढ़ेंगे। तो एक बार इतना उतार लीजिए, फिर उसको उतारना है, दोनों डायग्राम उतारना है, जिससे आपको आसानी रहे समझने में, उसको काम में लेना है। समझ में आ रहा है सरपंच साहब? ये बनाया नहीं आपने? क्यों? टफ है ये? अरे रटना थोड़ी अपन को, तू तेरी मर्जी से बना ले। शुक्र माना तो किसी केमिस्ट्री का बायो का स्टूडेंट नहीं है। है तो तूने तो उल्टे सीधे रिएक्ट करा है, रिएक्शंस होती है ना वो है। हाँ। तो फिर गलती से बीसीए कैसे करने आ गया तू? अरे यार। है, चाचा के कोई कंप्यूटर का काम होगा, सोचा भतीजा सीख जाएगा तो आके काम कर। अच्छा, सूचना सा है क्या? अच्छा अच्छा, बदल दूंगे स्लाइड। चलिए, अब और आप बता दो, इसको इंपोर्टेंट लिख लेना, क्योंकि जेडीके से क्वेश्चन पूछा जाता हर भर्ती में, मैं आपको बता दूं। मतलब इसको आपको पढ़ के जाना है जब भी आप एग्जाम देंगे। ठीक है, मतलब एक नंबर आपको सिलेक्शन से दूर भी करता है, नजदीक भी करता है। तो यहां से अगर एक क्वेश्चन एक नंबर का आता है, तो आपके लिए काफी फ्रूटफुल हो सकता है। इतना हो गया। अब देखिए, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे अपन, ठीक है। फिर इनको जो कंप्लीटली अपन कहां पे पढ़ेंगे, जावा कंपाइलेशन के अंदर। अब देखिए, यहां पे अगर अपन बात करें किसकी, जेआरई की, तो जेआरई क्या है अगर अपन बात करें, जावा, यहाँ पे सॉरी, हाँ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको जावा रन टाइम इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इसके बारे में लिखेंगे, जेडीके के जेआरई कंपोनेंट जेवीएम को रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड्स करता है। के लिख लो या का लिख लो, का सही लग रहा है, जेडीके का जेआरई कंपोनेंट जेवीएम को रन टाइम इन्वायरमेंट करता। अब रन टाइम का इन्वायरमेंट करता, वो भाषाएं लिखवानी नहीं है, मैं बता देता हूं जो अभी मैं बता रहा था। समझ रहे हैं आप मेरे बात? यानी आपकी जावा का जो सॉफ्टवेयर है, जो जेवीएम में लोड हो चुका है या लोड हो रहा है, उसको जितना भी रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट होगा ना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जेआरई की होगी। आ रही बात समझ में? तो मतलब दैट मीन्स जो रन टाइम इन्वायरमेंट होगा ना, वो कौन दे रहा है यहाँ पे, जेआरई दे रहा है। अब देखिए, अगर अपन बात करें अब यहाँ पे जेवीएम की, जेवीएम जिसको अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, जावा वर्चुअल मशीन, ये क्या है? अब ध्यान देना, इसको इस पे कभी कभी क्वेश्चन जरूर आ जाता है
इसको अपन एब्स्ट्रैक्ट मशीन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मशीन। का मतलब समझ रहे हो? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है हाइड, छुपा हुआ, जिसको कोई नहीं जानता। मतलब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझो आप, ये ऐसा प्रोसेस जो क्या हो, हाइड हो। समझ रहे हैं? जो कैसा प्रोसेस हो, हाइड हो, एब्स्ट्रैक्ट हो। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन भी कहते हैं। मतलब कभी कभी ऑप्शन में या कभी कभी स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट मशीन से भी बोला जाता है। तो यानी अगर एब्स्ट्रैक्ट मशीन से बोला जा रहा है तो वो ऑप्शन हमारी नजरों में गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ जावा वर्चुअल मशीन एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन ही है। समझ रहे? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो इसके अंदर काम हो रहा है ना, वो सारा प्रोसेस कैसा है, हाइड प्रोसेस है। मतलब सबको समझ में आने वाला प्रोसेस नहीं है। अगर सबको समझ में आने वाला प्रोसेस होता तो जावा की जो सिक्योरिटी है, मतलब जावा का जो प्रोग्राम कहाँ पे रन या लोड होता है, वो जेवीएम में होता है। तो अगर जावा का प्रोग्राम जेवीएम में लोड हो रहा है, जेवीएम में रन हो रहा है, और इसका प्रोसेस अगर हर कोई समझ सकता है, तो बेसिकली क्या हो सकता है, वो जावा का सॉफ्टवेयर नॉन सिक्योर हो सकता है। समझ रहे हैं मेरे? फिर वो एब्स्ट्रैक्ट क्यों कहूंगा मैं उसको, वो दैट मीन्स वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब उसका हाइड प्रोसेस नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट दैट मीन्स हाइड प्रोसेस। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन भी कहते हैं। तो मतलब अपन लिख सकते हैं इसके बारे में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यहां पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मशीन। अच्छा, अब ध्यान देना, कुछ लोग इसको अलग से सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं। बोलना गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सॉफ्टवेयर नहीं है। हमारा सॉफ्टवेयर तो जेडीके का, जेडीके है। उस जेडीके के अंदर एक मेन फंक्शनलिटी है। मतलब आप समझें कि मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, मतलब किसी सॉफ्टवेयर में पेमेंट गेटवे, मतलब मेरी एप्लीकेशन कब काम करेगी, जब सामने वाला मुझे पेमेंट दे दे, तो ही मैं उसको फंक्शनलिटी दूं। मतलब उस एप्लीकेशन की वर्किंग, जैसे आप आजकल देखते हो कोई भी आपके जैसे प्राइम सीरीज वगैरह होती हैं, अमेजन प्राइम हो गया, सॉरी, इन पे आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो अलाउ करता है उनकी वेब सीरीज या मूवीज या जो भी उसके अंदर आपके जो एंटरटेनमेंट जो भी होता है, वीडियोस। तो कहने का मतलब है प्राइमरी कोड क्या है उसका, सब्सक्रिप्शन। तो वो आपको कहाँ पे लेके जाता है, सब्सक्रिप्शन कोड पे लेके जाता है। तो दैट इज मेन कंपोनेंट ऑफ अमेजन प्राइम। तो वैसे ही जेडी के सॉफ्टवेयर का जो मेन फंक्शनलिटी है या मेन सब पार्ट है या मेन सब सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, जेवीएम है। बट इसको नाम दिया हुआ है स्पेशली क्योंकि इसकी वर्किंग स्पेशली है। तो इसको हम जावा वर्चुअल मशीन भी कहते हैं और साथ में इसको एब्स्ट्रैक्ट मशीन भी कहते हैं। तो ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ जेडीके है। मतलब जेडीके का एक हिस्सा है। जैसे मेरा हाथ मेरा हिस्सा है, आपका हाथ आपका हिस्सा है। तो आप इसको अलग से बॉडी नहीं कह सकते, अलग से कोई इंसान नहीं कह सकते। अरे बस समझ में? तो वही चीज है, इसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसके बारे में आगे लिखेंगे, जेवीएम में जावा का बाइट कोड लोड होता है। ठीक है, एक एक लाइन लिख रहा हूं मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, समझना। सबसे पहले क्या होता है इसमें, बाइट कोड लोड होता है। क्या होता है? ठीक है। अब बाइट कोड जो लोड होता है, यानी यहां ध्यान देना, मैं कहूं कि जेवीएम में जावा जावा का प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, क्या होता है, रन होता है। मतलब यहां पे लोड क्या हो रहा है, बाइट कोड। अब बाइट कोड क्या होता है, लोड होता है और इंटरप्रेट होता है। लोड भी होता है और क्या होता है, इंटरप्रेट होता है। इंटरप्रेट दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो नेटिव कोड में कन्वर्ट हो रहा है। आ रही है बात समझ में? तो यानी जब वो इंटरप्रेट होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, नेटिव कोड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेटिव कोड में। ध्यान देना, ये सारी चीजें मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। तो मतलब ये लोड होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, नेटिव कोड में कन्वर्ट हो रहा है। और ध्यान देना, नेटिव कोड एक ऐसा कोड होता है जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। और सोर्स कोड जो है ना, जो हम कोड लिख रहे हैं, जो बाइट कोड है यानी जावा का जो कोड है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। उसका रीजन है, कारण क्या है, जावा के सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड में। बाइट कोड में ही जो बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा है ना, वो कहाँ पे लोड होता है, जेवीएम में। और जेवीएम आपकी सभी मशीनों में पाया जाता है।
इस वजह से वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है, वो जेवीएम डिपेंडेंट है। मतलब उसको चलना कहाँ पे है, जेवीएम में चलना है। इस वजह से जावा का जो कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, बट जावा से इंटरप्रेट होने वाला कोड जो होता है नेटिव कोड, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। मतलब जिस मशीन के अंदर जेवीएम इंस्टॉल्ड है उस मशीन के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ही, या वो मशीन सपोर्ट करने वाला जो कोड होगा उसके हिसाब से क्या क्रिएट होता है, नेटिव कोड। और ये सारा प्रोसेस कहां पे होता है, जेवीएम में होता है। मतलब जेवीएम में ही आपका क्या होता है, बाइट कोड लोड होगा और उसके बाद वो इंटरप्रेट होकर किस में कन्वर्ट होता है, नेटिव कोड में होता है। मैं ये कहूं कि जेवीएम में ही जावा का प्रोग्राम आपका रन होता है। मतलब एक लाइन आप ऐसे समझ सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखिए, अगर अपन बात करें जेवीएम कंपोनेंट्स की, यहां पे किसकी बात करूं, जेवीएम कंपोनेंट्स की अगर अपन बात करें, जेवीएम कंपोनेंट्स देखिए इस तरह से कंपोनेंट होते हैं इसके। यहां पे देखिए इसका सबसे पहला कंपोनेंट होता है यहां पे बाइट कोड लोडर, बाइट कोड लोडर। सर इसका पूरा नाम तो बाइट कोड लोडर है, समझ रहे हैं? फिर इसका दूसरा कंपोनेंट होता है बाइट कोड, बाइट कोड वेरीफायर, बाइट कोड वेरीफायर होता है। फिर इसका तीसरा कंपोनेंट होता है क्या, जिट। आ रही बात समझ में? तो इसके पास ये तीन कंपोनेंट होते हैं। अगर अपन बात करें तो यहां पे इसके पास एक हो गया बाइट कोड लोडर, दूसरा हो गया बाइट कोड वेरीफायर, और तीसरा क्या हो गया, जिट हो गया। आ रही बात समझ में? और ये जो जेवीएम है आपका, इससे ये क्या हो रहा है, यहां पे प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, या मैं कहूं यहां पे इंटरप्रेटेड हो रहा है। और आपके लिए जो क्रिएट हो रहा है यहां पे 0110, ये क्या बना के दे रहा है आपके लिए, नेटिव कोड बना के दे रहा है। और ध्यान देना ये कैसा होता है आपका, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ये कैसा होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। अरे बात समझ में? तो ये जेवीएम के कंपोनेंट है कौन कौन से, लोडर, वेरीफायर और जिट। ठीक है, इन सब के बारे में लिखेंगे थोड़ा थोड़ा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना, जावा जैसे चल रही है? अभी थ्योरेटिकल चल रही है, हल तो नहीं रहे हो ना? ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे बाइट कोड लोडर आप कहीं पर भी लिख लेना, मैं अगली स्लाइड पे लिख रहा हूं। यहाँ पे बाइट कोड लोडर, बाइट कोड लोडर, ठीक है। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक लोडर होता है ना, जब आप सी प्रोग्रामिंग का मैंने कंपाइलेशन प्रोसेस बताया, लोडर, तो वो क्या करता है, आपके जो सी प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्ट कोड होता है या आपका जो ईएक्सी कोड होता है, मतलब एग्जीक्यूटेबल कोड अपन कहते हैं, तो उसको लोड करने का काम कौन करता है, लोडर का। तो सिमिलर जेवीएम का भी क्या होता है, अपना एक लोडर होता है, जो उसको अपन क्या कहते हैं, बाइट कोड लोडर कहते हैं। वो क्या कर रहा है, आपके बाइट कोड को जेवीएम में लोड करता है। समझ रहे हैं? तो इसकी ड्यूटी क्या है, ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोडर,
यहाँ पे इसको और क्या कहते हैं, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, लोडर भी होता है। तो अगर जावा से रिलेट होगा तो ये बाइट कोड लोडर होगा। मतलब इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, लोडर ही बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बाइट कोड लोडर का यूज जेवीएम में बाइट कोड को लोड करने के लिए किया जाता। ऐसे ही जब आपका बाइट कोड लोडर लोड हो गया, जैसे आपने एडमिशन ले लिया इनफीक्यू क्लासेस में, तो मतलब आप इनफीक्यू क्लासेस में लोड हो गए। अब जैसे आप क्लासरूम है तो बाहर दो तीन भैया खड़े होते हैं, वो आपके कार्ड या बैग होते हैं जो भी है, तो दैट मीन्स वो वेरीफायर हो गए कि भैया आप इनफीक्यू के ही हैं क्या। समझ रहे हैं? मतलब कार्ड चेक करते हैं, हर एक कोचिंग में ऐसे होता है, आइडेंटिफी कैसे होता है भाई आप इनफीक्यू के हैं या कहीं और के हैं। तो आप ऐसे समझें कि जो वेरीफायर है वो क्या करता है, जो कोड लोड हुआ है बाइट कोड, क्या यार ये वही बाइट कोड लोड हुआ है जो अभी कन्वर्ट हो क्या है। अब वो वेरीफाई कैसे होता है, सबसे पहले क्लास के नाम से। किसके नाम से? भाई आपका एडमिशन लिया आपने, राम नाम से आपकी फोटो लगा के सील लगा के आशीष सर ने आपको दे दी। अब वो राम तो नहीं है लेकिन उसकी जगह श्याम गया, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, रिकॉग्नाइज हो रही है कि चीज है, क्या वही व्यक्ति है जिसका कार्ड है क्या। भाई अभी आपकी कार्ड की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, एक फोटो लग जाता है। बाकी मेनली तो यही है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपका थंब है या बायोमेट्रिक, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ऑप्शनल है। तो वैसे ही यहाँ पे जावा का जो जीवीएम है और उस जीवीएम के पास जो वेरीफायर, वो पता है वेरीफायर कैसे करता है, कि आपने क्लास बनाई राम नाम से और आप लोड कर रहे हो श्याम नाम को, तो लोड नहीं करेगा। पहली बात तो लोड ही नहीं करेगा। चलिए फिर भी आपने कुछ तरीका लगा लिया, इसमें क्या होता है, क्लास का नाम अलग हो सकता है, समझ रहे हैं, लेकिन उसकी जब डॉट क्लास फाइल बनती है ना, एक्चुअल बाइट कोड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है ना वो डॉट क्लास होता है। ये भी बताऊंगा, करेंगे अपन। कुछ लोगों को पढ़ा हुआ है तो समझ में आ रही है बातें जो मैं बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर लोड हो गया तो वेरीफाई होगा, दैट मीन्स क्या ये उसी क्लास का बाइट कोड है क्या, क्या राम नाम का ही बाइट कोड है क्या, क्या इसमें जो इंटर हमने बाइट कोड जो कन्वर्ट किया कंपाइलर ने, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में जो कोड आया, तो क्या उसमें कोई एडिटिंग तो नहीं हुई क्या। तो कहने का मतलब ये सब वेरीफाई कहाँ होता है, वेरीफायर के थ्रू होता है। और वेरीफाई अगर वो वेरीफाइड हो गया, दैट मीन्स वो किसको सप्लाई होता है, जिट को होता है। फिर जिट उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है नेटिव कोड में। अगर आपके बाइट कोड में आपने छेड़खानी करी है, क्योंकि फाइल तो ओपनेबल होती है, बाइट कोड तो आप ओपन कर सकते लेकिन रीड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। अब उसको जब समझ नहीं सकते लेकिन डिलीट तो कर सकते हो। भाई अपने कोई चीज समझ नहीं आती, किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल लग जाता है, कंप्यूटर टक 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 ऐसे दबाता है, मतलब समझ नहीं रहा, कुछ तो प्रयास कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर हमें वो बाइट कोड समझ, हमने उसमें 2 लाइन डिलीट कर दी, तो क्या वो एक्सेप्टेबल कोड होगा क्या, नहीं। तो दैट मीन्स वो वेरीफाई करने का जो काम होता है वो नेक्स्ट किसका होता है, बाइट कोड वेरीफायर का होता है, बाइट कोड वेरीफायर। ठीक है, बाइट कोड को वेरीफाइड करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें जिट की, तो जिट जो है यहां पे इसको कहते हैं जस्ट इन टाइम। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। काफी जगह ना, काफी जगह क्या, हमारे कॉलेज में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से पास आउट, जब हमें भी जावा पढ़ाई जाती थी, तो मुझे ना आज याद आ गया पढ़ाते टाइम वो पुरानी बात, कि हमारे सर कहते थे कि जिट क्या करता है, जावा के कोड को फास्ट करता है। मतलब ये हमने सुना, मतलब ये क्या करता है, जावा के कोड को फास्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन चीजें सुधरी कब, जब वास्तव में देखा, समझ रहे हैं, करके देखा, तो फास्ट नहीं करता, ये एक मिनी कंपाइलर होता है। ये क्या होता है, एक
मिनी कंपाइलर होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये क्या करता है बेसिकली, जो बाइट कोड है ना उसको कन्वर्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, या उसको इंटरप्रेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी होती है? जिट की होती है। जिट यहाँ पे कंपाइलर होता है। क्या होता है? कंपाइलर होता है। सर पहले भी कंपाइल हुई फिर कंपाइल कर रहे हो? सर जो पहले कंपाइल हुई ना, वो हुई है हाई लेवल लैंग्वेज को लो में बदला गया है। अब लो में जो बदली जाती है ना सर, जैसे लो लेवल लैंग्वेज का मतलब नहीं है कि सीधा वो 0 1 में कन्वर्ट हो गया, 0 1 में कन्वर्ट हो गया। वो इंटरमीडिएट कोड भी हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये इंटरमीडिएट कोड है, ये 0 1 भी नहीं है। तो कहने का मतलब है यार उससे 0 1 तक कौन बंदा, लो लेवल को ही लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? जिट कर रहा है। मतलब 0 1 तक। और जो 0 1 में जो कर रहा है ना, मतलब मशीन लैंग्वेज में करने का, कन्वर्ट करने का जो काम है ना, वो किसका है? वो जिट का है। तो जिट एक कंपाइलर होता है, ध्यान देना। ये कोई फास्ट वूस्ट नहीं करता, लेकिन ये फास्ट होता है। उसका रीजन है क्योंकि इसको चेक कुछ भी नहीं करना। अरे भाई छोटा बच्चा होता है, उसको काम कैसा दोगे? आसान, जिससे उसे दिमाग ना लगाना पड़े। और बड़े व्यक्ति को कैसा काम दोगे? हार्ड काम देंगे जिससे वो अपना दिमाग लगाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कहने का मतलब है इसको ना कोई सिंटेक्स चेक करने, समझ रहे? इसका काम क्या है? सीधा आइए 0 1 में अपन क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कंपाइलर होता है, लेकिन ये फास्ट होता है, ना कि कोड को फास्ट करने का काम करता है। फास्ट इसके रीजन यही है कि इसके पास ना कोई लॉजिकली चीजें चेक करनी है, ना सिंटैक्टली करनी है। इसको क्या करना है? सीधा कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसके पास वेरीफाइड चीजें आई हैं। आप समझो कि वेरीफाइड हो गई हैं, तो इसको कोई वेरीफाई नहीं करना है, इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। अब एक चीज मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं। कभी आप इमिग्रेशन कराया आपने एयरपोर्ट पे किसी ने? चलो नहीं कराया, कोई बात नहीं। वहां बहुत सारे प्रोसेस होते हैं आपके। अब जब आप प्लेन में चढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, अब आपकी कोई वहां पे चेक इन करे, तो आपको कैसा लगेगा? जब ऑलरेडी आप 7 8 पूरा इरिटेड हो जाएंगे, और पूरा आपकी टेक्नोलॉजी के साथ आपको वेरीफाई किया है, मशीनों ने भी किया है और इंसानों ने भी किया है। समझ रहे हैं? तो मतलब अब जो वहां पे को पायलट होते हैं या एयर होस्टेस जो होते हैं, वो आपको चेक नहीं करते, बल्कि आपको आपकी सीट दिखाते हैं, सर आपकी यहाँ पे, सर आपकी यहाँ पे। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब है ये को पायलट है आपके, ये एयर होस्टेस है, इनका काम चेक करने का नहीं है। चेक करने का कंपाइलर ने कर लिया, जावा सी ने। जेवीएम में इसका पूरा प्रोसेस हो गया, वेरीफाइड हो गया है। अब सीधा क्या होना है? इसको 0 1 में कन्वर्ट करना है। क्या आप जब सीट आपको मिल रही है, तो क्या आपको टाइम लगा क्या? नहीं, बल्कि आपको गाइड और करा गया, सर आपकी सीट नंबर 5 है, आपकी 10 है, आपकी 105 है, आपकी 203 है। समझ रहे हैं? आपकी पीछे वाली रो में, आपकी सेकंड वाली रो में आपको 8 9 लोग गाइड करने को रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आपका काम फास्ट हो रहा है। तो इस वजह से इसको कहते हैं ये फास्ट करता नहीं है, ये इसका काम ही फास्ट होता है। जो कि हम गलत पढ़ लेते हैं, या गलत बता दिया जाता है, गलत सुन लिया जाता है, तो वो नहीं सुनना है। ये फास्ट वूस्ट नहीं करता, ये खुद ही फास्ट होता है। अरे बात समझ में? ये होता क्या है? कंपाइलर। लेकिन कैसा कंपाइलर? मिनी कंपाइलर। जो कि क्या कर रहा है? आपके बाइट कोड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? नेटिव कोड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो यहां पे जिट एक मिनी कंपाइलर होता है, मिनी कंपाइलर होता है। क्या होता है? मिनी कंपाइलर होता है, ठीक है। और जिट जो है कन्वर्ट करता है बाइट कोड को नेटिव कोड में। और जिट फास्टर होता है। अब क्यों होता है, उसकी सारी कहानी मैंने आपको समझाई दी, समझाई दी ना। इसका बार बार कोई चेक करने का काम नहीं है। गलत भी होगा तो भी कन्वर्ट करेगा, इसकी जिम्मेदारी नहीं है। समझ?
तो ये आपके जेडीके के अंदर होने वाले कंपोनेंट है। आई होप सो कि आपको जेआरई, जेवीएम के अंदर लोडर, वेरीफायर और जिट के बारे में आपको समझ में आ गया। और हॉल जो जेडीके है वो क्या है, हमारा जावा सॉफ्टवेयर है। और एक नोट करके लिख लेना बात, नॉट विदाउट जेडीके सॉफ्टवेयर, जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और जावा सॉफ्टवेयर रन नहीं होता। मतलब भैया सबसे पहले विदाउट जेडीके सॉफ्टवेयर, जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और जावा सॉफ्टवेयर रन नहीं होते हैं। मतलब ना तो डेवलपमेंट होगा और ना ही आपका रन होगा। अब आप कहो सर मैं तो कोड नोट पैड पे लिख लूं, लिख लो भाई, किसने मना किया है? लेकिन उसको कंपाइल कहां करोगे? अरे कंपाइल कहां करोगे? जो जेडीके था ना उसमें एक जेवीएम भी है, वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो छोटे से कंपोनेंट में आता है। समझ रहे हैं मेरी बात? कैसे तो बहुत सारे हैं, अब हम सबको थोड़ी ना लिखेंगे। तो मतलब जावा सी कहां पे? जावा सी दैट मीन्स कंपाइलर ऑफ जेडीके या कंपाइलर ऑफ जावा। तो वो कंपाइल कहां करोगे आप? कंपाइल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? जेडीके चाहिए। उसके अंदर क्या मिलेगा? जावा सी मिलेगा, जो कि कंपाइलर, कंपाइल करके वो किस में कन्वर्ट होगा? बाइट कोड में। अब बाइट कोड में वो कन्वर्ट हो गया तो वो जाएगा किसके पास? जेवीएम के पास। तो वो होना चाहिए। तो आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो नोटपैड पे कितना ही कोड कर लो तो आपका जावा का सॉफ्टवेयर ना तो आप बना सकते हो और ना ही आप चला सकते हो। मतलब मैं कहूं कि इट इज मैंडेटरी या कंपलसरी फॉर डेवलपिंग जावा सॉफ्टवेयर एंड जावा प्रोग्राम जो भी आप बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि सब जावा का जो प्रोग्राम हो किस तरह से कंपाइल होता है। मतलब जो मैं बार बार जेडीके की बात कर रहा हूं ना कि इसका यूज कैसे हम करें, तो दैट मीन्स कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ जावा। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे जावा कंपाइलेशन, यहां पे जावा कंपाइलेशन। ठीक है, अब देखिए जावा कंपाइलेशन कैसे होगा। अब जावा कंपाइलेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सोर्स कोड। यह आपका क्या हो गया? सोर्स कोड हो गया साहब। यह आपका क्या हो गया? सोर्स कोड हो गया। ठीक है, अब ये सोर्स कोड जा है और उसके बाद यहां से बनती है हमारे पास एक फाइल जो कि हमारा क्या होता है? एक बाइट कोड होता है। और ये जो बाइट कोड है ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। एब्स्ट्रैक्ट मशीन है दैट मीन्स क्या है? आपका जेवीएम है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? लोड। अंदर क्या हो जाती है? लोडिंग होती है। तो जब इसके अंदर लोडिंग होती है तो इसके पास पहला होता है बाइट कोड लोडर। फिर इसके होता है बाइट कोड वेरीफायर और इसके पास फिर होता है एक जिट। आ रही बात समझ में? यहां से हमें जो मिलता है ये मिलता है हमें क्या? नेटिव कोड। ये क्या मिलता है हमें? नेटिव कोड। तो कहने का मतलब है इस तरह से आपका जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है। आ रही बात समझ? तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसका नाम दिया मैंने टेस्ट, तो फाइल कैसे सेव होगी? टेस्ट डॉट जावा।
ध्यान देना, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे जो क्लास है ना, उसका नाम भी क्या है, टेस्ट है। ये जो मैंने क्लास ली है ना, इसका नाम भी क्या है, टेस्ट है, तो मैंने इसी के नाम से सेव कर दिया। जरूरी नहीं है कि मैं इसी के नाम से सेव करूं, ये डेमोस्ट्रेट करूंगा, आगे बढ़ूंगा तो भी बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि जावा के क्लास जो मैंने ली है उसी नाम से हम उसके प्रोग्राम को क्या कर दें, सेव। आ रही है बात समझ में? चलिए, फिर भी हमने करा दी, तो हमारे पास ये जो बाइट कोड बना वो बनेगा टेस्ट डॉट क्लास नाम से। आ रही है बात समझ में? तो इसको हम डॉट क्लास फाइल भी कहते हैं। अब ये डॉट क्लास फाइल जो लोड होगी, बाइट कोड लोडर इसको लोड करेगा। वेरीफाई होने के बाद यहां से जो ये जिट है, बेसिकली ये जो आपका जिट है जो कि कंपाइलर है, इसको क्या करेगा, वो नेटिव कोड में करेगा। और नेटिव कोड मैं कहूं, यही हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, यानी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल कोड। यही हमारा क्या होता है, एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। अरे बात समझ में? उतार लीजिए। अच्छा, वॉइस दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? अभी मैं चेक करवाता हूँ, है ना? आपको ही आ रही है, सभी को आ रही है? अभी मैं चेक करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ। हेलो। हाँ जी। अब चलिए, इसको अब देखिए, इसके बारे में हमने ऑलमोस्ट सब समझ लिया है। तो अब जिनके बारे में नहीं समझा उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे नेटिव कोड, अब मैंने इतनी देर इतना बोला, तो नेटिव कोड के बारे में आप क्या समझे, बताओ क्या है नेटिव कोड? है बाइनरी कोड है? अरे यार, बाइनरी का दादा नाम ही ना लियो मैं। आप बताओ। अरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ लोड होता है बाइट कोड? अरे एक लो लेवल कोड है भाई, समझ रहे? ये कैसा कोड है? लो लेवल। अब लो लेवल का परिभाषित क्या होता है कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा कोड जिसको हम ना समझ सकें, मशीन भी ना समझ सके। अब जरूरी थोड़ी है जो लो लेवल कोड है वो सीधा 0 1 ही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जैसे असेंबली कोड भी हो सकता है, तो वैसे ही एक मैंने कहा ना कि जब मैं C# को अपन कंपाइल करते हैं तो MSIL निकलता है माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क के अंदर से, तो वैसे ही जावा का जो JDK है इसके अंदर से क्या निकलता है, बाइट कोड निकलता है, जो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता, लेकिन होता कैसा है, लो लेवल कोड होता है, जो कि कोई स्पेसिफिक किसी मशीन के लिए, मशीन इन द सेंस जैसे हमारा JVM एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, इनके लिए जो बना हुआ हो,
या इनमें जो लोड हो रहा हो, आप तो सिंपली एक चीज कहेंगे लो लेवल कोड है और ह्यूमन रीडेबल कोड नहीं है। आ रही बात समझ में? तो बाइट कोड जो कन्वर्ट हो रहा है वो किसका हो रहा है? सोर्स कोड का हो रहा है, जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं है। और बाइट कोड लोड कहाँ हो रहा है? जेवीएम में ही लोड हो रहा है। आ रही बात समझ? लेकिन है कैसा? लो लेवल कोड है। क्यों लो लेवल है? क्योंकि देखिए सर, ये जो है, ये देखिए, ये है हमारा हाई लेवल कोड, तो ये क्या हो गया? हमारा लो लेवल कोड हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है, ट्रांसलेटर है, वो क्या कहता है? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलता हूं? लो लेवल में बदलता हूं। ये गलत थोड़ी कह रहा है। तो ये कैसा कोड हो गया? लो लेवल। आ गई बात समझ में इसकी? ठीक है। अब दूसरी बात, नेटिव कोड कैसा है? एग्जीक्यूटेबल है। लेकिन इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने क्या लिखवाया था? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। और ये जो है ना, ये जो आपका जावा का जो कोड बना है, बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो बाइट कोड ही होता है। क्या होता है? बाइट कोड। लेकिन बाइट कोड अपने आप से तो पैदा हुआ नहीं, वो बना किसका? सोर्स कोड का, जावा कोड का। इस वजह से हम जावा को क्या कह देते हैं? जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो यहां तो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और यहां पे है डिपेंडेंट। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब है, दूसरी बात, यहां जिस नाम से मैंने क्लास ली है उसी नाम से ही आपकी क्या बनेगी? डॉट क्लास फाइल बनेगी। एक एग्जाम्पल, अगर इसको सेव करता मैं आर डॉट जावा नाम से, तब भी फाइल किस नाम से बनती? टेस्ट डॉट क्लास। अगर मैं इसकी क्लास का नाम देता आर, तो यहां पे क्या बनता? ये आर नाम से। एक बात समझ लेना, बाइट कोड हमेशा क्लास के नाम का ही होता है। समझ रहे हैं? तो ये चीजें अपन अभी मैं वापस ये सही कर देता हूं, क्योंकि वो आशीष इसको काम में लेगा पीपीटी को। तो आप मेरी बात समझें, समझ गए ना? ठीक है, डायग्राम उतार लिया। तो चलिए लिखेंगे यहां, लिखें इसमें जावा सोर्स कोड, जावा सोर्स कोड फाइल एक्सटेंशन, जावा सोर्स कोड फाइल एक्सटेंशन डॉट फाइल, सॉरी, डॉट जावा होता है। क्या होता है? चलिए, है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, जावा बाइट कोड, बाइट कोड जावा की क्लास के नाम से ही क्रिएट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान देना, क्लास ली मैंने ए, क्लास ली मैंने ए नाम से, और यहां पे सेव जो किया बी डॉट जावा नाम से, फिर मैंने इसको किसको दिया? जावा सी को। तो भैया यहां पे जो मेरे पास निकल के आया ये बाइट कोड, ये पता है किस नाम से बनेगा? ए डॉट, सॉरी, ए डॉट क्लास, ए डॉट, ए डॉट कैसे बनेगा? क्लास बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? ए डॉट क्लास। अरे बात समझ में? अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, बाइट कोड फाइल एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइट कोड। ठीक है, ये जो बाइट कोड है ना, बाइट कोड फाइल है, इसका एक्सटेंशन तो क्या होता है? डॉट क्लास होता है, लेकिन इसको पूरा नाम क्या बोलते हैं? इसको एक बाइट कोड भी कहते हैं या डॉट क्लास फाइल भी कहते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ये ए डॉट क्लास हो गई ना, तो ये क्या है? हमारी क्लास फाइल है। ये क्या है? हमारी
क्लास फाइल है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, नेक्स्ट यहां पे बाइट कोड एक लो लेवल कोड होता है। इट्स मीन्स ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है। एंड अंडरस्टैंडिंग कोड नहीं होता है। ठीक है जी, बाइट कोड एक लो लेवल लैंग्वेज कोड होता है। इट मींस ह्यूमन रीडेबल एंड अंडरस्टैंडिंग कोड नहीं होता है, मतलब आप हम सब समझ नहीं सकते। सिमरन, ड्यू टू बाइट कोड जावा इज, बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं सिमरन आप। इतना हो गया, और ठीक है, अब सब लिख ही लिया, कुछ बचा नहीं है डायग्राम में। ठीक है ना, तो आई होप सो कि यहां पे आपको कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए एक छोटा सा आपका रह गया, उसको भी लिख देते हैं। आपका जावा सी, जावा सी, जावा सी इज अ जावा कंपाइलर। ये क्या है, एक जावा कंपाइलर है। ठीक है, और ध्यान रखना जावा सी कंपाइलर डिजाइन एंड डेवलप बाय सी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज से बना हुआ है ये, सी लैंग्वेज से बना हुआ। अगर आपसे कोई गलती से पूछ ले जावा सी किस में बना हुआ है, तो आप कहेंगे कि साहब किस में बना हुआ है, सी में। ठीक है, और जावा सी जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है जी, यानी इट इज यूज टू कन्वर्ट जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। तो ये आपका भाई साहब पूरा जेडीके और उसकी कंपाइलेशन प्रोसेस का एक एक छोटी छोटी बात थी, यहां से कुछ बाहर नहीं। ये आपको पढ़ना है, आएगा तो क्वेश्चन यहीं से घूम फिर के आएगा, आप आंसर देने। ठीक है, और रिवीजन करते रहना। कल अब शुरुआत करेंगे जावा का, मतलब बेसिकली बेसिक्स चैप्टर, बेसिक चैप्टर इन द सेंस जावा की कोडिंग वाले पार्ट पे आएंगे। और इससे पहले इसका मैं एक डेमोस्ट्रेट कल ही दिखा दूंगा। डेमोस्ट्रेट इन द सेंस ये जो मैंने बताया ना कि साहब क्लास के नाम से सेव नहीं करोगे, दूसरे से करोगे तो बाइट कोड बन रहा है क्या दूसरे नाम से, ईच एंड एवरी, ये सारी चीजें क्लियर। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।